आप सभी प्रसन्न और खुश होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का अपनी भाषा YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। पद परिचय का क्रम हमारा सतत और अनवरत चल रहा है। उसमें हमने विकारी शब्द के चारों प्रकार पढ़ चुके हैं। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन चारों प्रकारों का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में भी हम चार प्रकार के भागों का वर्णन पढ़ेंगे या व्याख्या करेंगे। वो चार प्रकार कौन से आपके? सबसे पहले जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। पहले जो हमने विकारी पढ़े उनमें एक एक शब्द था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक एक शब्द थे। थोड़ा सा याद रखने की दृष्टि से याद तरीका बता रहा हूं। और अब जो अविकारी शब्द हैं उनमें दो दो शब्दों के योजक से जुड़ने से ये पद या अंग बनने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण की। अविकारी, दूसरा नाम इसका अव्यय होता है। अविकारी, अ प्लस विकार, अ माने रहित, विकारी माने विकार, दोष। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उसमें दोष उत्पन्न नहीं होता, कोई उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अव्यय है। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्दों में पहला हमारा जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। यहां भी वही बात है, दो शब्द हो गए। क्रिया भी पढ़ चुके हैं हम और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। क्रिया का मतलब काम, कार्य, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। जब दोनों को जोड़ दिया तो इसका विशेषण समास विग्रह क्या होगा? क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो परिभाषा क्या हो गई? ऐसे अव्यय शब्द, आप सीधा शब्द नहीं लिखेंगे, आगे वाले भागों में ये ध्यान रखें, ऐसे शब्द की जगह आपको लिखना ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, धीरे धीरे, अंदर, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्रियाओं के बारे में हमें विस्तार से या उस क्रिया की वास्तविकता का अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब है क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के आपके चार प्रकार होते हैं। उन चार प्रकारों में आप सबसे पहला है कालवाचक, नंबर 2 है स्थानवाचक, नंबर 3 है रीतिवाचक और नंबर 4 है परिमाणवाचक। परिमाण शब्द हमने कल भी पढ़ा था और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है कालवाचक। शब्द को तोड़ेंगे, काल कहते हैं समय को। तो कालवाचक शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के होने का समय, काल के बारे में बोध कराते हैं या हमें बताते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब काल यानी समय सूचक शब्द कौन से होते हैं? बहुत सारे शब्द हैं। अब, कल, सुबह, आज, प्रतिदिन, प्राय, हमेशा, रोज, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के होने के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने परिभाषा तो बता दी वही है और उदाहरण भी लिखे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आज रक्षा
बंधन है। आज रक्षाबंधन है, तो आज रक्षाबंधन, इसमें तो रक्षाबंधन त्योहार के बारे में बताता है, लेकिन ये इसके साथ हमारा जो वाक्य है वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं। आज खाना स्वादिष्ट बना, खाना क्रिया। तो इस प्रकार अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय के लिए अब शब्द आ गया, यानी समय की सूचना देने वाले जितने भी शब्द हैं। कल विद्यालय खुलेगा, विद्यालय कल खुलेगा, खुलेगा सबसे पहले कल आ गया, तो ये समय के बारे में बताता है। तो विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं, आते से पहले प्रतिदिन हो गया, ये कालवाचक के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कालवाचक के बाद अगला है स्थानवाचक। वही परिभाषा, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के गठित होने का स्थान बताते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बाहर से पूछेगा आप क्या, मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, अंदर बैठा हूं, बैठा क्रिया हो गया, उससे पहले अंदर आ गया। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं। यहां तेज वर्षा हो रही है, यहां तेज वर्षा हो रही है, यहां शब्द है वो वर्षा होने के स्थान की सूचना देता है। बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने आपको लिखे हैं, अंदर बाहर, यहां वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे। रमेश छत पर है, रमेश छत पर यानी ऊपर, स्थान के बारे में सूचना देता है। इसके बाद अगला हमारा है रीतिवाचक। आप रीति शब्द का अर्थ समझ लीजिए। रीति का अर्थ होता है विधि, तरीका, अंग्रेजी में जिसे हम मेथड कह सकते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन शब्दों को और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा रीतिवाचक में, देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये शब्द आपको क्या करेंगे, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण और निषेध आदि भावों को प्रकट करेंगे। तो इसमें ये आप ध्यान रखें, परिभाषा के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की व्याख्या करते हैं, जिसमें 3-4 प्रकार बताए गए। तो क्रिया विशेषण विधि, रमेश धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है। तो इसमें तेज, ये खरगोश की क्या होगी, दौड़ने की विधि तेज, और धीरे धीरे ये भी विधि या तरीका होगा। इसके बाद है अंतिम परिमाणवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो अधिकता और न्यूनता, ज्यादा या कम, दूसरा रूप आप कह सकते हैं, का परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण शब्द कल मैंने बताया था। परिमाण क्या होता है, माप, नाप, तोल आदि का फल या रिजल्ट आदि के बारे में हमें बताते हैं, उसे हम परिमाण कहते हैं। तो अधिकता और न्यूनता, ये 2 शब्द हैं इसमें, अधिकता और न्यूनता। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के अधिकता और न्यूनता के बारे में हमें बोध कराते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, उनके बारे में व्याख्या कर देते हैं, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, शाम को थोड़ा खाना चाहिए,
रमेश ज्यादा पढ़ता है। विद्यालय का परिणाम न्यून रहा। तो इस प्रकार ये शब्द हैं, थोड़ा, ज्यादा, न्यून। दो शब्द जो आए हैं वही या तो अधिक बताएगा या कम बताएगा। ये आपका क्रिया विशेषण का चौथा जो प्रकार था, परिमाणवाचक। इस प्रकार हमने पद परिचय का जो 5वां भाग है क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। उसके 4 प्रकार हैं, उदाहरण सहित पढ़े। छोटा टॉपिक है, दूसरा अगर हम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। देखिए, यदि आप हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और समर्पण भाव से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी मिलेगी। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो उस अखबार में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें प्रेरित कर देती हैं। एक अनामिका नाम की औरत जो ज्ञान संस्था चलाती है, कोरोना वायरस का जो काल रहा था, कोरोना वायरस का जो समय था, उसमें कुछ ऐसे नवाचार या ऐसे क्रियाएं, ऐसे कार्य लोगों ने अनुभव किए हैं या उन्होंने करने के बाद महसूस किया। तो वो औरत लिखती है कि यदि आप अपना कार्य निस्वार्थ अनौपचारिक तरीके से करते हैं, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ सेवा भाव से कोई कार्य करते हैं, तो भगवान आपके पास किसी न किसी रूप में दूत के रूप में आते हैं। तो अनामिका कहती है कि उसने कोरोना काल में मजदूरों को खाना खिलाने की एक संस्था बनाई, ज्ञान संस्था के नाम से, जिसकी वो सीईओ है। तो वो क्या करती थी, बहुत ज्यादा मजदूरों का खाना बनाना होता तो सब्जी भी बहुत ज्यादा चाहती थी, तो वो सब्जी लाने के लिए जाती, तो वहां एक औरत जिसका नाम था अरुणा बेन नाम की एक औरत है, वो ठेला लगाती थी। तो वो रोज सब्जी इतनी ज्यादा जाती थी, तो उसने एक दिन पूछ लिया, बहन इतनी सब्जी का क्या करती हो आप? तो उसने कहा, मैं मजदूरों के लिए इस कोरोना काल में खाना बनाती हूँ। तो उस औरत ने क्या कहा, आपको पता है? ठेला लगाकर मजदूर वाले ने कहा कि बहन आज मेरे ठेले की पूरी सब्जी आप ले जाइए। तो उसे अचंभा हुआ, एक मजदूरी करने वाली एक गरीब औरत है, उसने ये प्रस्ताव रख दिया। तो उसने मना किया, उसने कहा रोज तो बहन नहीं दे सकती, लेकिन एक दिन तो मैं भी दान कर सकती हूँ, एक दिन तो मैं भी इन कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनकी सहायता कर सकता हूँ। तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान मन से निस्वार्थ बिना दिखावे के कोई कार्य करता है, तो भगवान उसके पास दूत के रूप में किसी न किसी को भेज देता है। और इसी संदर्भ में वो कहती है कि यदि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक औरत, एक मनुष्य, एक पुरुष इस संसार में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, अपने आप को भगवान का भक्त, भगवान का भेजा हुआ दूत मानना चाहता है, तो उसे इस संसार के गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, पीड़ित लोगों की, दुखी लोगों की जैसा भी हो सहायता करनी चाहिए। अगर आप अपने मन वचन कर्म से इस प्रकार का कार्य करते हैं तो भगवान आपके पास किसी न किसी रूप में दूत बनकर आता है और आपका सहयोग करता है। हो सकता है आपको उस वक्त पता नहीं लगेगा, लेकिन समय के बाद आप भी जान जाएंगे कि मैंने यह कार्य निष्ठापूर्वक किया, निस्वार्थ किया, अनौपचारिक तरीके से किया, इसलिए भगवान ने मुझे सहयोग के रूप में सहायता की। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप पढ़ाई के साथ साथ जीवन के कुछ ऐसे कार्य भी करें जो आपके जीवन में सुधार लाते हैं, आपके जीवन में उत्साह भरने का काम करते हैं। ये ध्यान रखें, आप विद्यार्थी हैं, आप इस देश के भावी कर्णधार हैं, देश को सुधारने वाले हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमेशा इस खोज में रहें कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरा जीवन तो सुधरे ही सुधरे, उसके साथ साथ किसी गरीब का, किसी असहाय का, किसी जरूरतमंद का भला हो जाए।
तो मैं अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी महसूस करूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लें। इसके बाद आपको प्रश्न करना है, क्रिया विशेषण के प्रकार एवं उनकी परिभाषा लिखे। आज हमारा क्रिया विशेषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। अविकारी शब्द का पहला भाग और पद परिचय का 5वां भाग आज पढ़ चुके हैं। आप लगातार पढ़ते रहे और पद परिचय का पूरी जानकारी लेते रहें। निश्चित रूप से आपको पढ़ने से रुचि पैदा होगी और आपका जो ज्ञान और शिक्षा वो भी बढ़ेगी। धन्यवाद।